हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जाए। आज बहुत बड़ी खबर है कि लंदन के एक यहूदियों के अखबार जीविश क्रॉनिकल ने दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया था। अब से पहले ईरान ने भी इजराइल पर ही फ़खरीज़ादे के कत्ल का इल्ज़ाम इजराइल पर लगाया था। हाल ही में एक ईरानी जिम्मेदार ने कहा था कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी के सबसे बड़े साइंटिस्ट फ़खरीज़ादे के कत्ल में ईरानी फ़ौज का एक सिपाही भी मुलव्विस था। अब से पहले ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स का कत्ल किया जा चुका है, जिसके लिए भी ईरान ने इजराइल पर ही इल्ज़ाम लगाया है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे के नवंबर 2020 में हुए कत्ल के बारे में लंदन से छपने वाले जीविश क्रॉनिकल ने पर्दा उठाते हुए दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें मारा था, जिसने 1 टन वजन वाली रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बंदूक का इस्तेमाल किया था। इसके कल पुर्जे 8 महीने की मुद्दत में स्मगल करके ईरान पहुंचाए गए थे। ये रिपोर्ट 10 फरवरी को इस अखबार ने दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अभी ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। जीविश क्रॉनिकल के जर्नलिस्ट जैक वाइस साइमंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 20 से ज़्यादा जासूसों की टीम, जिसमें इजरायली और ईरानी शहरी दोनों शामिल थे, ने 8 महीने तक की लगातार थका देने वाली निगरानी के बाद जदीद हथियारों से हमला किया था। इस खबर में कुछ खुफिया सोर्सेज का हवाला दिया गया है। जीविश क्रॉनिकल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के अंदाजे के मुताबिक मोहसिन फ़खरीज़ादे की जगह भरने के लिए किसी दूसरे साइंसदान के उस सतह तक पहुंचने में 6 साल लगेंगे। इस बीच इजराइल के एक्सपर्ट्स ने नतीजा निकाला है कि उनकी मौत के बाद ईरान के जरिए एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल करने की 3.5 महीने की मुद्दत बढ़कर 2 साल हो गई है। जीविश क्रॉनिकल का कहना है कि इस खुलासे में ईरानी साइंसदान के कत्ल की पूरी डिटेल बताई गई है। इस वाक़े को दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया था, जिसके बाद ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत कमतर हुई थी। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल 27 नवंबर को तेहरान के पास आब सर्द इलाके में अपनी वाइफ और 12 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ सफ़र के दौरान ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट 59 साला मोहसिन फ़खरीज़ादे का मर्डर कर दिया गया था। इस हमले में न तो उनकी वाइफ और ना ही उनके सिक्योरिटी टीम के किसी मेंबर को नुकसान पहुंचा था। यह हमला बहुत ही सटीक ऑटोमेटिक हथियार से किया गया था, ताकि कम से कम जानी नुकसान हो। फ़खरीज़ादे की मौत के बाद से ही उनके हथियारों के बारे में अटकलें लगाई जाती रही हैं। अभी तक किसी भी खुफिया एजेंसी ने हत्या की जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। कत्ल के हालात भी काफ़ी हद तक पेचीदा बन गए थे। जीविश क्रॉनिकल के मुताबिक एक शुरुआती रिपोर्ट में 62 बंदूकधारियों की एक टीम को गलत तरीके से मुलजिम ठहराया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब जीविश क्रॉनिकल इस बात को कंफर्म कर सकता है कि हमले के पीछे इजराइल की खतरनाक जासूसी एजेंसी मोसाद थी, जिसे निसान पिकअप के ऊपर कत्ल के हथियार लगाकर अंजाम दिया गया था। इस हथियार को, जिसे ग्राउंड पर मौजूद एजेंटों ने निशाने को देखकर चलाया था, इतना भारी था कि इसमें एक ऐसा बम शामिल था जिसने कत्ल के बाद सबूत भी मिटा दिए थे। जीविश क्रॉनिकल को यह भी मालूम हुआ है कि यह कत्ल अमरीकी हिस्सेदारी के बिना सिर्फ इजराइल के जरिए किया गया था। अमरीकी अफसरों को हमले से पहले सिर्फ एक छोटा सा सुराग दिया गया था, जैसे पानी के टेम्परेचर की जांच की जाती है। ये बात टॉप इंटरनेशनल खुफिया सोर्सेज ने इस अखबार को बताई हैं। सोर्सेज ने जीविश क्रॉनिकल को बताया है कि ये तेहरान को शर्मिंदा करने वाली कार्रवाई इसलिए और कामयाब हो सकी कि उस वक्त ईरान की खुफिया एजेंसियां मुल्क के अंदर नाराज सियासी लोगों की पहचान करने में बिजी थीं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर काम करने वाले इजराइल के सबसे सीनियर सिक्योरिटी अफसरों में से एक जैकब नागेल ने कहा है कि मोसाद के पास ये साबित करने वाले दस्तावेज थे कि फ़खरीज़ादे ने कई परमाणु वारहेड यानी एटम बमों पर काम किया था, जिनमें से हर एक
5 हिरोशिमा के बराबर नुकसान करने की सलाहियत रखते थे। जैकब नागेल ने आगे कहा है कि फखरीजादे सीरियस थे, वे अब भी वही करने में लगे थे जो उन्होंने प्लान बनाया था, इसलिए किसी ने फैसला किया कि वो ज़मीन पर काफ़ी रह चुके हैं, यानी उनको मारने का फैसला ले लिया गया। जिविश क्रॉनिकल ने फखरीजादे के कत्ल की साजिश के बारे में बताया है कि इस तरह की हाई प्रोफाइल और हाई रिस्क ऑपरेशन की ज़रूरत को समझने के लिए 31 जनवरी 2018 की रात को जो ईरानी राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके में वाक़ हुआ, उसे समझना ज़रूरी है। ये हाल के दिनों में मोसाद के ज़रिए की गई सबसे अहम खुफिया कार्रवाइयों में से एक थी। 1 साल की निगरानी के बाद जासूसों ने ईरान के परमाणु खुफिया मालूमात का एक बड़ा भंडार चुराया था, जिसे हासिल करने के लिए 32 बड़ी तिजोरियों से दस्तावेज हासिल करने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस गर्मी वाली मशालों का इस्तेमाल किया गया था। इस अखबार ने दावा किया है कि सबसे अहम जानकारी का सिलसिला ब्लैक रिंग बाइंड्स के साथ शुरू हुआ। इजरायली एजेंटों ने ईरान के खुफिया परमाणु हथियारों के प्रोग्राम की पूरी डिटेल वाले 50,000 पन्नों के दस्तावेज और 163 सीडी हासिल कर ली थी। जिविश क्रॉनिकल के मुताबिक इस वक्त ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खुफिया जानकारी की डिटेल, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018 में इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री में एक मशहूर तकरीर के दौरान बताई थी, को इजराइल में एक सीक्रेट जगह पर फॉरेंसिक तरीके से महफूज जगह पर रखा गया है। उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि फखरीजादे का नाम याद रखना ज़रूरी है। सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि इजराइल अब उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है जिसे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ज़रिए से अमेरिका की बाइडन सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान पर किसी भी न्यूक्लियर समझौते की शर्तों पर अमल करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महीने की शुरुआत में मोसाद ने अपने ब्रिगेडियर जनरलों की एक बैठक बुलाई ताकि ये तय किया जा सके कि अमेरिका को एक और गलत न्यूक्लियर समझौते में शामिल होने से कैसे रोका जाए, जो सिर्फ ईरान को ताकत बख्शेगा। हालांकि ईरान से हासिल किए जाने वाली खुफिया इंफॉर्मेशन का मकसद कुछ और था, लेकिन जैसे ही इजराइल के एक्सपर्ट्स ने उन काले रिंग बाइंडर्स को 2018 में वापस खोला, उसमें मोहसिन फखरीजादे के रोल का अंदाज़ा हुआ और उसी वक्त मोसाद ने तय कर लिया कि फखरीजादे के जाने का वक्त आ गया है। एक सोर्स ने बताया है कि इसमें मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शामिल थे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को छुपाने का ऑर्डर देते थे। उनमें से कई फखरीजादे के ज़रिए हाथ से लिखे गए थे। इजराइल के एक्सपर्ट्स का मानना है कि वे उसकी स्याही, उसकी उंगलियों के निशान, कागज़ पर उसके दबाव को देखने से ये समझा गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को छुपाने के पीछे फखरीजादे ही थे। जिविश क्रॉनिकल ने आगे लिखा है कि हत्या की साजिश मार्च 2020 में बाकायदा शुरू हो गई थी, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा फैला हुआ था। इजराइल के जासूसों की एक टीम को ईरान भेजा गया, जहां उसने लोकल एजेंटों के साथ कॉन्टैक्ट किया। इस ग्रुप में 20 से ज़्यादा ऑपरेटिव शामिल थे, जो इस तरह के जटिल और जोखिम भरे मिशन के लिए बड़ी तादाद थी। एक सावधानी भरी निगरानी का काम शुरू किया गया। एक सोर्स ने कहा है कि टीम ने एक डिटेल मिनट टू मिनट प्लान तैयार किया। 8 महीने के लिए उन्होंने उस आदमी यानी फखरीजादे के साथ सांस ली, उसके साथ जागे, उसके साथ सोए, उसके साथ सफ़र किया। वे हर सुबह उनके आफ्टर शेव को सूंघते, ये समझने के लिए कि क्या उन्होंने आफ्टर शेव का इस्तेमाल किया है या नहीं। तेहरान से पूरब की तरफ जाने वाली सड़क पर साइंटिस्ट को मारने का फैसला लिया गया, जहां आब सर्द में उनका एक विला मौजूद था। जासूसों की टीम को पता था कि फखरीजादे तेहरान से फ्राइडे को वहां जाते हैं। एक सोर्स ने कहा कि वे उनके रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले रास्ते, स्पीड और वक्त को जानते थे और वे ठीक से जानते थे कि वे बाहर निकलने के लिए किन दरवाज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इस अखबार ने आगे भी कत्ल की और डिटेल छापी है, जिससे लगता है कि सोर्सेज ने उसे सही जानकारी दी है। आपको याद दिला दूं कि 30 नवंबर 2020 को फखरीजादे के अंतिम संस्कार के मौके पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली शमखानी ने इजराइल पर 2000 की दहाई में
ईरान के फौजी परमाणु कार्यक्रम के कायम करने वाले साइंसदां फखरीजादे को मारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया था। ईरान के सरकारी अंग्रेजी ज़बान के प्रेस टीवी चैनल ने उस वक्त बताया था कि हमले की जगह से बरामद किए गए एक हथियार पर इजराइल के वेपन इंडस्ट्री के लोगों और दूसरी डिटेल मिली हैं। ईरान के ही अरबी ज़बान के चैनल अल आलम ने दावा किया था कि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वे सैटेलाइट से कंट्रोल किए गए थे। फखरीजादे के कत्ल के बाद लंदन के बड़े अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जर्नलिस्ट मोहम्मद अहवाज ने डिफेंस मिनिस्ट्री से लीक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर दावा किया था कि फखरीजादे का मर्डर करने के लिए तेहरान के हाईवे के एक चौराहे पर 12 लोग पहुंचे थे, बाकी 50 लोग दूसरी जगह से कातिलों की मदद कर रहे थे। ईरानी जर्नलिस्ट का कहना था कि मर्डर करने वाले लोगों ने हमला करने के लिए मुल्क से बाहर खास ट्रेनिंग ली थी और गैर मुल्की सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के साथ भी जुड़े हुए थे। हमलावरों ने 2 कार और 4 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया था। वाक़े के कुछ देर पहले इलाके की बिजली भी काट दी गई थी। जैसे ही फखरीजादे के काफिले की बुलेट प्रूफ कार चौराहे पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद एक गाड़ी में धमाका किया गया। ईरानी जर्नलिस्ट मोहम्मद अहवाज ने बताया था कि फखरीजादे को कार से बाहर निकालकर गोली मारी गई थी। आपने देखा जिस तरह से ज्यूइश क्रॉनिकल ने रिपोर्ट दी है, उसका मकसद एक तरफ तो ये बताना है कि मोसाद ने ये ऑपरेशन किया था, फखरीजादे का कत्ल किया था, लेकिन साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि फखरीजादे ही वहाँ के एटम बम के प्रोग्राम को सीक्रेट रखना चाहते थे, जबकि वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि आम तबाही वाले हथियार जिसमें बेगुनाह लोगों के मारे जाने का ख़तरा हो, वो हथियार बनाने और रखने दोनों ख़तरनाक हैं, दोनों ही हराम हैं। इसलिए ईरान ये हथियार बनाने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और ये बता दूं कि इजराइल पर अब से पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं, जिसमें ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल किया जा चुका है। फखरीजादे से पहले 2012 के आसपास कई ऐसे हमले हुए थे। इसके अलावा इजराइल अमेरिका पर दबाव डालता रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकना चाहिए, वो एटम बम बना लेंगे। इसी की बुनियाद पर अरब मुल्कों में भी डर और खौफ का माहौल बनाया गया है। इसी बुनियाद पर अरब मुल्क बहुत से हथियार खरीदते हैं और उन हथियारों के ज़रिए इन मुल्कों की तिजोरियों में बहुत सा पैसा पहुंच चुका है। तो ये इस पूरे खित्ते को एक तरह से अपने तरीक़े से चलाने की कोशिश अमेरिका और इजराइल की है। और जिस तरह से इजराइल ने इस ऑपरेशन को, अगर इस अखबार की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए, अकेले अंजाम दिया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये बात इसलिए भी अब साबित हो चुकी है, जो बात पहले ईरान के हुक्मरान कह चुके थे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इजराइल पर, अब वो सबूत के तौर पर सामने आ चुका है। इसके अलावा आपने देखा कि जनवरी में जिस तरह से अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी और मुहंदिस को बगदाद में कत्ल किया था, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था, ट्विटर के ज़रिए कहा था कि मैंने ही इस कत्ल का हुक्म दिया था, इजाज़त दी थी। तो ये कत्ल करने को बहुत ही आसानी से ये दुश्मन का कत्ल कर लेते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने पिछले कुछ बरसों में अमेरिका के ड्रोन को गिराया है, उसके अलावा इराक़ में अमरीकी छावनियों पर जिस तरह से जवाबी हमला किया है, उसके अलावा इस पूरे खित्ते में हिजबुल्लाह, हमास, हशद शाबी जो इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों पर और वहाँ की एम्बेसी पर हमला करने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है, उनके कहीं ना कहीं ताल्लुकात ईरान से हैं और वो ईरान के उस नज़रिए के हामी हैं कि असल में अमेरिका और इजराइल ही सारी प्रॉब्लम की जड़ हैं। जितनी भी जंगें इस इलाके में हुई हैं वो इन्हीं मुल्कों ने कराई हैं। तो ये एक नया रहस्योद्घाटन हुआ है, पर्दाफाश हुआ है ज्यूइश क्रॉनिकल अखबार के ज़रिए। अब देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में इस पर ईरान क्या कार्रवाई करता है, चूँकि वो अब से पहले भी कुछ मौक़ों पर बदले की धमकी दे चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।